स्वागत है आप सभी का 10 कदम बैक ट्रेड में। अभी आप मनीषा जी के मुखमंडल से सुन रहे थे इस वेबिनार के बारे में। गुरुकुल के बाद, एफएनओ गुरुकुल के बाद आपके पास एक महत्वपूर्ण ये एक विकल्प है कमोडिटी बाजार को समझने का, और इसमें निवेश अगर आप करते हैं और ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ CNBC आवाज़ के इस गुरुकुल के साथ, कमोडिटी गुरुकुल का, जुड़िएगा। निफ्टी क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे? हल्का सा मैं आपको निफ्टी बैंक का अपडेट देता हूँ। अभी निफ्टी ने आज का लो क्या लगाया, जरा लेके आइएगा। वो था 22,261। जो सुबह हम 2 पॉइंट की बात कर रहे थे ना, 2 मीनिंगफुल पिवट पॉइंट्स क्या हैं? एक है 22,380 जो कि अभी भी स्क्रीन पे नहीं है, वी आर स्टिल बिलो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और दूसरा लेवल डॉक्टर साहब मॉर्निंग की जो कमेंट्री लेके आइएगा और बेस में लेके आइएगा, वो था 261 और निफ्टी का लो है 22,262। तो उस पिवट पॉइंट को छू के आया है। याद रखिएगा, मॉर्निंग जो ओपनिंग हुई हमारी, उसका जो स्विंग हाई था करीब 365 का है। तो अगले कुछ समय के लिए अगर हम 365 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर निकलें, हम एक पिवट पॉइंट को छू के आए हैं, 365 के ऊपर निकलें तो शायद हम इस पुल बैक को और स्ट्रॉन्ग कर दें। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज ये मत सोचिएगा कि आप तेजड़िए हैं या मंदड़िए हैं। आज आप स्क्रीन को ट्रेड करिए, पिवट लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है। पॉइंट था 264, ठीक है। और जरा आज आप जाइए और कंट्रोल W दबा के निफ्टी पर देखिएगा क्या लो है। वो एग्जैक्टली यही है, 22,264। अभी भूमिका और अच्छी जो निभा रहा है वो है निफ्टी IT, लोअर लेवल से पुल बैक है। निफ्टी IT अब महज 94 अंक नीचे है। और साथ ही साथ अगर आप निफ्टी बैंक को देखें तो एक बार जरा आप देखिएगा, निफ्टी बैंक इस वक्त ये भी अपने 48,000 के लेवल को रीगेन करता हुआ। अब एक काम करते हैं, पैनल से आपकी मुलाकात करते हैं। रचना वैद्य, राजेश सतपुते पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। अमित सेठ, रुचित जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ रहे हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अमित, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मार्केट को देखते हुए इस समय 2 ट्रेड रहेंगे, एक लॉन्ग रहेगा, शॉर्ट रहेगा। लॉन्ग ट्रेड में मुझे HCL पसंद आ रहा है, स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है। वीकली डेली चार्ट्स इसके स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, तो लगभग इसका प्राइस 3653 का चल रहा है। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 3600 एंड टारगेट ऑफ 3750। शॉर्ट साइड में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है स्टॉक में, अपना की सपोर्ट लेवल तोड़ा है और अर्ली मॉर्निंग में थोड़े वॉल्यूम्स भी इसमें ज्यादा है शॉर्ट में। तो 2202 का लगभग फ्यूचर्स में प्राइस है, 2202 रुपए का। तो इसे शॉर्ट करें विद अ टारगेट ऑफ 2140 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 2240। तो बस यू और ए का डिफरेंस है, एक तेजी और एक मंदी में। तो HUL 2140 के लिए शॉर्ट और HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 3750 के लिए लॉन्ग है। रुचित, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स? जी वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। अब 2 ट्रेड्स हर्षदा जी, बट मेरे दोनों बाय साइड है। बट यस, मैं मिड कैप्स को फिलहाल अवॉइड करके जो लार्ज कैप्स है, जहां पे थोड़ा लो बीटा नेम्स है कि मार्केट के साथ साथ ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हो रही है, ना वहां पे फोकस है। तो इन्फोसिस पहला स्टॉक है जो जहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सो मार्केट्स में यहाँ पे अभी करेक्शन हो रहा है, बट ये स्टॉक देखेंगे तो ऑलरेडी हाई लेवल से पिछले कुछ हफ्तों में करेक्ट कर चुका है और एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम रीडिंग्स भी ओवरसोल्ड है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने में थोड़े फेवरेबल लग रहे हैं। तो इन्फोसिस में 1445 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी, 1580 के अराउंड के एक पुल बैक मूव के टारगेट्स के लिए। और ONGC दूसरा हेवीवेट है, जहां पे लास्ट 1-1.5 महीने से एक टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन जिसे हम कहते हैं वो फेज है। सो यहाँ पे अब मोमेंटम रीडिंग्स जो पहले ओवरबॉट थे वो कूल ऑफ हो चुके हैं और आई थिंक यहाँ पे एक अपट्रेंड का रिजम्पशन करंट लेवल से हो सकता है। तो ONGC में 267 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी, 282 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, राजेश जी, आपके 2 ट्रेड्स? वीरेन जी, देखिए मेरी नज़र TCS पे है। मुझे लगता है कि इनिशियल में जो मोमेंटम है, जो वोलेटिलिटी थी, वो थोड़े यहाँ पे डाइजेस्ट हो रही है। 4000 का स्टॉप लॉस रखे, TCS बाय करे। मुझे लगता है कम से कम 100 पॉइंट का मूव इसमें आना चाहिए। तो 4150 का मेरा टारगेट रहेगा TCS में। और एक सेल साइड का कैंडिडेट है और वो है पीडीलाइट। मुझे लगता है आज पीडीलाइट में ब्रेकडाउन हुआ है और अकॉर्डिंग टू मी जिस तरह से ये टूटा है, इसका टारगेट होना चाहिए 2850 का। So at a level of 2930, it's a sell in Pidilite. Stop loss रहेगा 2965 का। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना वीरू, तब पिडिलाइट जैसे स्टॉक्स पसंद नहीं आते, क्योंकि होमवर्क के लिए फेविकॉल खरीदना नहीं पड़ता है और ये लार्जली एक अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले 3-4 महीनों से, है ना राजेश जी?
हाँ जी, हाँ जी। स्विंग जितना जितना मिलना था मुझे लगता है स्विंग हमने प्ले किया और आज हर्षदा जी इसमें 10 और 20 ये दोनों मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट एक ही झटके में टूटा है। तो मुझे लगता है कि यस यहाँ पे वीकनेस थोड़ी और रहेगी। वीकनेस बढ़ती हुई पिडिलाइट में 2% नीचे समय। रचना जी बताइए आपके क्या ट्रेड्स होंगे इस घंटे के लिए? जी, मेरी तरफ से भी जो ट्रेड्स रहेंगे उसमें एक लॉन्ग रहेगा, एक शॉर्ट रहेगा। लॉन्ग में भारती एयरटेल रहेगा, शॉर्ट में इंडिगो रहेगा। भारती एयरटेल में हम फ्यूचर्स में देख रहे हैं कि एक इनिशियल मार्केट जब इतना गिर भी रहा था तो उस टाइम पे उसने स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखाया है और अभी भी इम्पोर्टेंट एवरेजेस के ऊपर है। तो यहाँ से फर्दर मूवमेंट की चांसेस बढ़ जाती है, स्पेशली अगर मार्केट का फॉल थोड़ा सा भी थमता है और थोड़ी सी भी सैनिटी लौटती है तो यहाँ पे फ्यूचर्स में 1230 के करीब प्राइस है। यहाँ से 1245 एंड 50 का टारगेट रखेंगे, 1220 का एसएल लगेंगे और 1245 50 45 एंड 55 अगर निकल गया तो 65 की तरफ भी ये जा सकता है विद इन 2 to 3 डेज। और जहां तक इंडिगो की बात है तो इंडिगो में एक तो गिरावट आ रही है, दूसरी बात ये कि जो ये ग्लोबल इश्यूज चल रहे जियो पॉलिटिकल उसकी वजह से जो क्रूड का ऑयल ऑन बॉयल है वो भी थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकता है इंडिगो के लिए। और इंडिगो में पास्ट में राइज भी बहुत आया है तो यहाँ पे गिरावट मुझे नजर आ रही है। 3590 पे है फ्यूचर्स। अगर यहाँ पे 3620 का एसएल लगाया जाए ऊपर वाली साइड पे तो डाउनसाइड पे दिस कैन गो टुवर्ड्स 3540 एंड 3510। तो इंटरग्लोब एविएशन शॉर्ट साइड का ट्रेड है 3540 के लिए और भारती में तेजी का ट्रेड 1245 का टारगेट वहां पर रचना जी दे रही है। आगे वो चलेगा तो 1265 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो तेजी मंदी दोनों अपॉर्चुनिटीज, लेकिन मार्केट अब 22,350 के ऊपर निकलता हुआ तो थोड़ा सा अब स्टेडी दिखने लगा है। मिड कैप्स में हम देख रहे हैं करीब करीब 500 पॉइंट की रिकवरी डे लो से तो जरूर आ गई है, वो एक पॉजिटिव है। लेकिन वीरू मारुति का शेयर डे लो इसका 12,032, वहां से करीब 350 पॉइंट चल चुका। बिल्कुल हर्षदा, और मेरे ख्याल से हर्षदा इस सॉफ्ट और एक्स्ट्रा सॉफ्ट जो ओपनिंग हुई थी ना उस पे बाजार ने जिस जिस चीज़ को नीचे लोअर लेवल्स पे ग्रैब करने की कोशिश करी उनमें से आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, एक मारुति भी है। मारुति याद रखिएगा, मतलब अपने इस जनवरी 2024 से लेकर अब तक के वर्टिकल राइज में कभी भी 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को क्लोजिंग बेसिस पे वायलेट करके नहीं गया। अमित जी, आपका सेंस क्या कहता है मारुति पे? मतलब अब तक का प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि बाजार ने लोअर लेवल्स पे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है मारुति पे, और सॉफ्टनेस शुक्रवार को थी, सॉफ्टनेस बुधवार को थी, बट क्या ये एंट्री में एक मारुति के लिए अच्छा पॉइंट होगा क्या एंट्री करने के लिए मारुति में? जी वीरेंद्र जी, अगर मारुति का स्ट्रक्चर देखें तो जस्ट अभी अपना 20 डेमा को ये क्रॉस कर रहा है। स्टॉक में रिसेंटली हमने काफी फास्ट टर्नअप देखा था, तो उसके बाद जो लास्ट 2 दिन का प्राइस एक्शन था उसको हम एक प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से देखेंगे। आज लोअर शैडो देखते हुए स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। लो लगभग 12,100 के आसपास बना है, तो अगर किसी को प्रीएम्प्ट करना है तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस लगभग हम छोटा सा रखेंगे 12,100 रुपए का, एंड वी कैन प्ले फॉर टारगेट्स फॉर 12,500 12,600। जी मारुति, और एक बार जरा डॉक्टर साहब निफ्टी रियलिटी लेके आइएगा। और 944 मतलब आज सबसे स्ट्रॉन्ग रिकवरी किसी इंडेक्स में खुलते साथ अगर है तो वो है निफ्टी रियलिटी। आज का लो था इट वाज 925, 944 पे ट्रेड करता हुआ 945 हाई लगाया। एक बार एक एक करके सारे रियल स्टेट स्टॉक्स रखिएगा। सुबह मेरे लूजर्स की साइड में आई थिंक डीएलएफ खड़ा था, अभी भी वो डीएलएफ आई थिंक सबसे नेगेटिव साइड पे है, बट मैक्रोटेक, प्रेस्टीज स्टेट्स और फिनिक्स मिल्स ये कुछ काउंटर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि बहुत बड़े ट्रेड स्विंग देने वाले स्टॉक्स में से अभी तक इसमें से कोई नहीं है, तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ। सुबह खुलते साथ जो ट्रेड्स गए थे स्क्रीन पर उसमें एक ल्यूपिन भी शामिल था, उस पर एक अपडेट ले लेता हूँ। ल्यूपिन एट 1634 डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। किसने ट्रेड पिक किया था आई एम स्टिल नॉट श्योर, बट अभी डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। रचना जी, आपका व्यू इस स्टॉक पे? रचना जी अपडेट देंगे इस पे कोई 1633? जी, लुपिन की जहां तक बात है, हमने सुबह भी इसको रेकमेंड करा था तो एक घंटे पहले।
और यहाँ पे मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी जो इस वक्त दिख रही है वो फर्दर बिल्ड होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से इसने मूव शुरू किया है। 16 के करीब एसएल लगाना चाहिए इसको लॉन्ग करते हैं तो। कैश का लेवल है ये, और ऊपर वाली साइड पे ये 1650 एंड 1665 की तरफ जा सकता है। ओके तो लुपिन में एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। निचले लेवल से मार्केट संभलने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप ब्रॉडर ग्लोबल पिक्चर देखें तो एशिया में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मैं उसी पर नज़र डाल रही थी। इस समय अगर आप ध्यान देंगे तो अभी भी 400 पॉइंट के नुकसान पर आपको निकाई ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक बार लेकर आइएगा वो पूरा ग्लोबल मार्केट का सेटअप, और हांगकांग का बाजार भी करीब 122 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे में ये जो ग्लोबल तनाव ईरान और इजराइल के बीच नया मसला पैदा कर रहा है, उसे कैसे पढ़ना चाहिए, इसके क्या लार्जर इम्पैक्ट्स रह सकते हैं ओवरऑल कमोडिटी मार्केट की इस बुल रन पर। हमारे साथ इसी पर और डिटेल में बात करने के लिए आज आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर महेश पाटिल है। महेश इनफैक्ट 30 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं बाजार में, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का एसेट आजकल मैनेज करते हैं। महेश गुड मॉर्निंग। क्लियरली भारतीय बाजारों में एक तरफ जहाँ पर एक बहुत तगड़ी रैली बनी हुई थी, एक कारण का इंतजार था या फिर लोग शायद बैठे हुए थे कि क्या वो वजह होगी करेक्शन की। अब ये ग्लोबल मार्केट में जो टर्मोइल फिर उभर कर आ रहा है इजराइल और ईरान के बीच, कल वो अटैक, हालांकि उसके आगे मामला बढ़ा नहीं है और टचवुड होपफुली वो वैसा ही रहेगा, ये कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है ओवरऑल इक्विटीज की रैली के लिए? नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। सो मार्केट में अभी पहले एक बार फरवरी मार्च में एक करेक्शन की संभावना थी और वहां से मार्केट अभी नया हाई पे आ गया है। तो अंडरलाइन टोन तो बुलिश ही है और इसके कारण कभी भी मार्केट में कुछ यानी नेगेटिव सेंटिमेंट आती है, नेगेटिव तो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए रिएक्ट करते हैं और फिर वापस बाउंस, और ऐसे हमने ट्रेंड देखी है अभी लास्ट कुछ सालों में। हालांकि यहाँ से अभी नतीजे आएंगे, कंपनीज के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स आने चालू हुए हैं, तो हमें लग रहा है कि अभी लास्ट 2-3 साल में जो ग्रोथ देखी थी हमने कंपनीज की अर्निंग्स में जो ग्रोथ देखी थी वो अभी थोड़ी मॉडरेट हो जाएगी। FY 25 और 26 में टॉप लाइन ग्रोथ भी थोड़ी वीक दिख रही है बिकॉज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ स्लाइटली लोअर है बिकॉज इन्फ्लेशन हैज कम डाउन। सो हालांकि काफी सेक्टर्स वगैरह में आउटलुक अभी भी अच्छा है, डोमेस्टिक आउटलुक इज गुड। ग्लोबल रिस्क ऑफ थोड़ा दिख रहा है बिकॉज एक तो यूएस में जो अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वहां से जो यूएस में रेट कट्स की संभावना थी अराउंड इनिशियली 3 to 4 रेट्स की संभावना थी, वो अभी लग रहा है कि खाली 2 रेट कट्स होंगे। तो इसलिए बॉन्ड यील्ड्स भी जो है यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड वो भी ऊपर आए हैं। सो थोड़ी इसके कारण मार्केट में एक ग्लोबल मार्केट्स में भी एक करेक्शन, और इसके रिसेंटली जो तनाव हुआ है इजराइल और ईरान के बीच में, वो एक कारण बना है ग्लोबल मार्केट्स को करेक्ट करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये मार्केट की ओवरऑल जर्नी जो है ट्रेंड अभी भी ऊपर दिख रहा है हमें, और हालांकि अभी मार्केट की वैल्यूएशन और सेंटिमेंट्स काफी बुलिश है। तो इस मौके में कुछ अगर नेगेटिव सेंटिमेंट होती है और कुछ नेगेटिविटी आती है तो वहां पे शॉर्ट टर्म करेक्शन की गुंजाइश है, उसके लिए मार्केट अभी करेक्शन फेज में है। हालांकि अगर तनाव बढ़ते हैं तो इंडिया में रिस्क फैक्टर तो एक तो ऑयल का है, ऑयल प्राइसेस अभी $90 के आसपास और उसके ऊपर जाने की, अगर उस $100 के ऊपर ऑयल जाता है तो मार्केट में और करेक्शन होने की संभावना हो सकती है। तो 90 का तेल क्या हमारी टेंशन बढ़ाएगा, या फिर यहाँ से $10 और बढ़े तभी थोड़ा सा और स्ट्रेस भारतीय निवेशकों के लिए बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इकोनॉमी पर वो फिर विपरीत असर डालेगा? 90 से हम थोड़ा सा सेटिस्फाइड हैं या फिर आदत हो गई है? हाँ, आई थिंक वैसे तो इतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं है बिकॉज हमारे ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व्स अभी रिकॉर्ड लेवल्स पे है। कंट्री का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी काफी कंट्रोल में है, अराउंड 1.5% के आसपास, और हमारी जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है वो काफी हद तक ऑयल इंपोर्ट्स को बैलेंस कर रही है। सर्विसेज इंपोर्ट्स में एक तो आईटी सर्विसेज है, वहां पे स्लो डाउन है, बट बाकी अदर सर्विसेज है जो आउटसोर्सिंग की जो एक तेजी हुई है
इंडिया में भी बहुत सारे जीसीसी जो ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर्स बात करते हैं वो भी खुल रहे हैं। तो इसके कारण हमें नहीं लग रहा है कि ऑयल $90-100 तक तो एटलीस्ट हमें लग रहा है कि उससे ज्यादा कुछ मेजर रिएक्शन होगा, स्ट्रेस होगा, बट या सेंटिमेंट वाइज थोड़ा उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आ सकता है। ओके महेश जी, इस वीकेंड पे एक और दो डेवलपमेंट्स हुई, उसमें बीजेपी का घोषणा पत्र, रेलवे को लेकर काफ़ी फोकस है उसमें, काफ़ी आई थिंक उल्लेख किया गया है। आई होप आपने पढ़ा भी होगा उस पर उसको। अभी 2 PSU बास्केट्स रेलवे पे और आई थिंक OMCs पे, नहीं रेलवे नहीं, मैं इनफैक्ट रेलवे के साथ साथ यहाँ पे डिफेंस कंपनी का पहले जिक्र करना चाहूँगा। आई थिंक ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस आज एक बार फिर से HAL को ऑल टाइम हाई पे लेके आ गई। आपका व्यू इस वक्त रेलवेज पे और डिफेंस कंपनियों पे है क्या? डिफेंस तो ऑल टाइम हाई पे है, रेलवे में हमें मार्च में एक डिप मिला, क्या ये री एंट्री का अच्छा पॉइंट है रेलवेज में? ये गवर्नमेंट का अभी तक का लास्ट 1-2 साल में रेलवे से सही बात की, रेलवेज और डिफेंस में काफी फोकस है यहाँ पे, कैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ोतरी मिले उसके ऊपर फोकस रहा है। स्पेशली डिफेंस में जहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग राइट जो सोर्सिंग कर रहे हैं वहां से कैसे उसका परसेंटेज जो अराउंड 75% है उसको ऊपर लेके आए। और उसके कारण देखा है कि हमने काफी कंपनीज की ऑर्डर बुक डिफेंस में बढ़ी है, हालांकि डिफेंस का बजट इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है राइट, अराउंड 10-11% ही बढ़ा है। बट आई थिंक डिफेंस में और एक चीज उभर के आ रही है कि एक्सपोर्ट्स जो कंपनीज ने अभी R&D वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया और काफी प्रोडक्ट्स नए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, उनके लिए अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। जैसे आपने बात की कि जियोपॉलिटिकल रिस्क ग्लोबली सब जगह पे बढ़ रही है और डिमांड फॉर डिफेंस इक्विपमेंट इज ग्रोइंग आउट। सो डिफेंस में डोमेस्टिक के अलावा एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, जो कुछ प्राइवेट कंपनीज जहाँ पे काफी लंबे अरसे से जहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको उनको बेनिफिट मिल सकता है। सो मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर में आउटलुक अच्छा रहेगा। हालांकि काफी स्टॉक्स डिफेंस के जो एक्सपेक्टेशन के आधार पर काफी तेजी से भाग गए थे लास्ट ईयर, तो वैल्यूएशंस वहां पे ऑलरेडी प्राइसिंग कर रही है। तो अगर कुछ एग्जीक्यूशन में कुछ चैलेंजेस आती है, और वो हो सकती है क्योंकि डिफेंस में काफी प्रोजेक्ट्स लॉन्ग साइकिल प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो उसमें शॉर्ट टर्म में एग्जीक्यूशन चाहिए, तो वहाँ पे करेक्शन की संभावना तभी आई थिंक वो करेक्शन में स्टॉक लेने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे काफी हद तक जो पॉजिटिविटी है वो प्राइसिंग कर रही है, ऐसे हमें लग रहा है। अच्छा महेश सर, इस बार के क्वार्टरली अपडेट्स में, और इनफैक्ट मेरे को याद है आई थिंक लास्ट फ्राइडे को मैं आशियाना हाउसिंग की मैनेजमेंट से बातचीत कर भी रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी उनकी। आई मीन प्रीमियम कैटेगरी में जो फ्लैट्स हैं वो महज 2 से 3 दिन के अंतराल में पूरे के पूरे आई थिंक बाय आउट हो जाते हैं। आपका रियल स्टेट पे व्यू क्या है इस वक्त? आज भी ये इंडेक्स बहुत स्मार्ट रिकवरी दिखा रहा है लोअर लेवल से, इस प्राइस पे भी चेस करने का औचित्य है रियल स्टेट को? रियल एस्टेट भी ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कोविड के बाद जो हमने तेजी देखी है उसमें, तो वो अभी भी बरकरार है उधर, वहां पे कोई भी वीकनेस नहीं आ रहे। हालांकि कुछ सेक्टर में हमें थोड़ी अभी स्लो डाउन दिख रही है। तो रियल एस्टेट सेक्टर अगर देखा जाए तो काफी लंबे अरसे के बाद अभी वापस रिकवरी कर रहा है, ऑलमोस्ट 7-8 साल के बाद। तो एक तरह से जो वहाँ सिस्टम में एक तो जेन्युइन डिमांड है इंडिया में, जैसे न्यू हाउसेस के लिए एट अ प्राइस पॉइंट लॉन्ग टर्म डिमांड अच्छी है, और सिस्टम में जो इन्वेंट्री थी काफी सालों तक वो अब काफी नीचे आ गई है। इसीलिए अभी नए जो घर बन रहे हैं उनके लिए डिमांड काफी अच्छी है, और प्राइसेस भी स्टेबल, प्राइसेस भी ऊपर आ गए हैं। ओवरऑल इस सेक्टर में की साइकिल अभी चालू हुआ है लास्ट 2 साल से, तो उसकी और कुछ सालों तक चलने की संभावना हमें दिख रही है। हालांकि इंटरेस्ट रेट्स, मॉर्गेज रेट्स जो है वो अभी ऊपर है काफी, बट उसके बावजूद जेन्युइन बायर्स है वो मार्केट में अभी भी आ रहे हैं। तो हमें ये सेक्टर में हम लोग लास्ट 2 साल से पॉजिटिव हैं, और अभी भी आउटलुक हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हालांकि जैसी बात की मैंने कि ये सेक्टर में भी काफी लास्ट ईयर रियल एस्टेट एक सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था, और काफी स्टॉक्स ऊपर आ गए। वैल्यूएशंस अगर हिस्टोरिकल एवरेज के हिसाब से करें, अगर प्राइस टू एनएवी जिस तरह से उनकी मेजरमेंट होती है, तो वहाँ पे काफी महंगे लग रहे हैं अभी। बट हालांकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी अच्छी लग रही है अगले 2-3 साल के लिए।
तो आई मीन ये स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। कंपनीज की कैश फ्लोज काफी बढ़ गए अभी। जो बड़े रियल एस्टेट कंपनीज अभी काफी कंपनीज ने अभी एसेट लाइट मॉडल लिया है। सो इसलिए जो पहले के साइकिल में जो प्रॉब्लम देखा था हमने रियल एस्टेट सेक्टर में, जहाँ पे काफी कंपनीज की जो डेट है वो काफी बढ़ गई थी, आई थिंक वो रिस्क अभी काफी कम लग रही है हमें। ओके, तो थोड़ा सा ये एक पॉकेट जहां पर बने रहने की सलाह। टेक्नोलॉजी पर मैं महेश जी आपकी राय लेना चाहूंगी। कंस्टिंग टीसीएस के नंबर्स आ चुके हैं और वहां पर प्रदर्शन अच्छा रहा है। इनफैक्ट मैनेजमेंट से जो बातचीत हुई उसका एक छोटा सा अंश आपको सुनाते हैं, फिर आप बताइएगा क्या कॉन्फिडेंस लौट रहा है या नहीं। FY24 एग्जिट कर रहे हैं Q4 at 26%, और वो जैसे आपने कहा 100 बेसिस पॉइंट्स का जो इम्प्रूवमेंट रहा है वो हेडविंड्स के बावजूद रहा है। हमें 90 बेसिस पॉइंट्स के हेडविंड्स रहे ऑन हायर थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस, और ट्रैवल कॉस्ट बढ़ के आया था। ये दोनों का नेट इम्पैक्ट 90 बेसिस पॉइंट्स था, एंड वो ऑफसेट हुआ 190 बेसिस पॉइंट्स बेनिफिट्स, प्राइमरली बॉटमिंग आउट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट जो हम थर्ड पार्टी वेंडर्स यूज़ करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, वो काफ़ी नीचे आया है, कम है, एंड ऑल्सो प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलाइजेशन गेन्स से। अगर हम देखें लास्ट 3 क्वार्टर्स हमने अप्रॉक्सीमेटली 100 बेसिस पॉइंट्स 110, 70, 100 बेसिस पॉइंट्स इन ईच ऑफ द क्वार्टर्स डिलीवर किए हैं। आई थिंक ओवरऑल वो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, एंड हमारा फोकस डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन पे रहेगा, एंड ऑपरेशनल रिगर का जो स्टेज हमने सेट किया हुआ है वो हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग इंक्रीमेंट सामने हर साल की तरह इस बार भी अप्रैल में दे रहे हैं, और इंक्रीमेंट कैसा है कि इट इज रेंजिंग फ्रॉम 4.5 to 7%. For most people, they will be in that range. ओके, And our top performers will be in double-digit growth. We will have double-digit hikes. तो इंक्रीमेंट आ गया, लेकिन साथ ही यहाँ पर जो उसका एक थोड़ा सा इम्पैक्ट मार्जिन्स पर अगले क्वार्टर में दिखाई देगा। लेकिन मार्जिन्स इस क्वार्टर में 26% पर आए। टीसीवी कंपनी की दमदार रही है, और कंपनी खुद कहती है कि FY25 शायद एक बेहतर साल रहेगा। महेश, क्या बाकी आईटी कंपनियों से भी उम्मीद करें कि शायद बेहतर गाइडेंस और गाइडेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट आए? तो आईटी सेक्टर में ये क्वार्टर थोड़ा वीक रहने की संभावना है, हमारी अपेक्षा है। टीसीएस के नंबर्स वैसे ठीक थे कंपेयर टू अदर, बिकॉज वहाँ पे एक डोमेस्टिक लार्ज ऑर्डर भी था उनको, उसको बेनिफिट मिला है। बट अभी भी थोड़ी सेंटिमेंट आईटी सेक्टर में जो रिकवरी एक्सपेक्टेड थी वो थोड़ी जरा डीले दिख रही है, बिकॉज यूएस में अभी भी थोड़ी वीकनेस है। और मुझे नहीं लगता है कि एक क्वार्टर के बाद FY25 के जो अर्निंग्स होंगे वहां पे कुछ अपग्रेड होने की संभावना है। वहां की शायद थोड़े डाउनग्रेड हो सकते हैं ये क्वार्टर के बाद, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये सेक्टर में मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक देखें तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये सेक्टर बाय एंड डिप्स रहेगा, ज्यादा डाउनसाइड नहीं होगा, बिकॉज काफी नेगेटिव सेंटिमेंट ऑलरेडी प्राइस्ड इन है इसमें। और लॉन्ग टर्म जो डिजिटल की तरफ जो स्पेंड्स होगी, टेक्नोलॉजी की तरफ जो स्पेंड्स होगी ग्लोबली, इवन एआई की वजह से वो स्पेंड्स बढ़ेंगी। शॉर्ट टर्म में ये साल में FY25 में बिकॉज यूएस स्लोडाउन की वजह से डिस्क्रिशनरी स्पेंड में कटौती हुई है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये क्वार्टर के नंबर्स हमें लग रहे हैं कि थोड़े टॉप लाइन की बेसिस पे वीक रहेंगे। हालांकि ऑपरेटिंग मार्जिन्स में काफी कंपनीज जैसे टीसीएस ने भी ऑपरेटिंग मार्जिन्स में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। तो आई थिंक मार्जिन लेवल पे कंपनीज कॉस्ट मैनेज कर सकती है, हालांकि जो कॉस्ट प्रेशर था एम्प्लॉय का वो काफी हद तक अभी नरम है। अच्छा महेश जी, आखिरी प्रश्न यहाँ पे, आप लोगों ने जो पिछले 2-3 महीने में प्राइस एनालिसिस किया और जिस क्वांटम में लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स के कंपैरिजन में प्राइस डैमेज हुआ, केमिकल्स पे कोई आप लोगों ने कॉल लिया है क्या यहाँ पर? तो केमिकल सेक्टर्स में लास्ट एक्चुअली एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे लास्ट ईयर काफी अंडर परफॉर्म स्टॉक चले, पूरी मार्केट रैली में एक स्टॉक्स चले नहीं थे, और उसका कारण ये था कि कंपनीज में जो पहले एक्सपेक्टेशन जो बनी थी ग्रोथ की वो काफी
स्लोली कहा, बिकॉज इन्वेंट्री लेवल्स ग्लोबली एग्रोकेमिकल्स में और बाकी केमिकल्स में भी काफी बढ़ गई थी। तो वो इन्वेंट्री रीस्टॉकिंग की एक साइकिल चल रही थी और चाइना में भी काफी प्रोडक्शन बढ़ गया, तो इसके कारण सप्लाई काफी था। बट आई थिंक अभी वो इन्वेंट्री जो है, जो और इन्वेंट्री हो गई थी, वो अभी करेक्शन काफी हद तक करेक्ट हो गई है। तो हमें लग रहा है ये सेक्टर अभी एक कॉन्ट्रा सेक्टर रहेगा, जो आगे जाके यहाँ से जैसे ग्रोथ इंप्रूव होगी तो कंपनीज को इसका बेनिफिट मिलेगा। काफी कंपनीज ने ये सेक्टर में कैपेसिटी भी बढ़ाई है, उनका बेनिफिट उनको मिला नहीं, बिकॉज लास्ट ईयर ग्रोथ कम थी और आगे जाके वो बेनिफिट मिल सकते। तो ये सेक्टर यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक आध क्वार्टर और रहेगा जहाँ पे थोड़ी वीकनेस में, 1-2 क्वार्टर, बट अच्छा रहेगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मीडियम टर्म के हिसाब से इस सेक्टर में यहाँ से भी देखना चाहिए। जो अच्छी कंपनीज हैं, जो स्पेशलिटी केमिकल्स में, जहाँ पे मार्जिन की, जो कमोडिटीज में है केमिकल्स, वहां से हम दूर रहेंगे, बट स्पेशलिटी केमिकल में जो है, जहाँ पे R&D पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनीज और जो अपनी मार्जिन्स आगे जाके प्रोटेक्ट कर सकती है, ऐसी कंपनी अभी देखने का अच्छा मौका हमें लग रहा है केमिकल सेक्टर में। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए इस मार्केट पर। और बाजार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वैसे निफ्टी डे हाई पर है, अभी भी आपको 150 पॉइंट नीचे दिखेगा, लेकिन खुलने के बाद जो ऊंचाई हुई थी या फिर जिस लेवल पर था उस लेवल पर आ चुका है, जो है 22,373 का, वो अब उसके थोड़े से बियॉन्ड जाने की कोशिश में। और मिड कैप्स में एक बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली। अभी भी आपको नेगेटिव में दिखाई देंगे सारे इंडाइसेस, लेकिन डे लो से एक अच्छा अटेम्प्ट हुआ है रिकवरी का। नीरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आपको बताएंगे अब यहाँ से आगे आपने क्या करना है और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और एक बढ़िया रिकवरी तो दिख रही है और उम्मीद करनी चाहिए कि युद्ध शांत हो गया। ऐसी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं कि थोड़ा सा अमेरिका ने भी चाबी लगाई है। अमेरिका ने वीकेंड में कह दिया था कि अब कुछ नहीं होना चाहिए, और उसने 3-4 और देशों को बोला था, चीन को भी इंक्लूड करके, कि आप ईरान को बोले कि अभी फर्दर एस्केलेशन ना करें, बिहेव योरसेल्फ। तो इसके ईरान ने खुद भी कह दिया था कि अब हमें कुछ नहीं करना। आई थिंक वॉर वाला कुछ नहीं है। द रियल प्ले इज कमोडिटी, जो अभी मार्केट इग्नोर कर रहा है। कमोडिटी की महंगाई बहुत भारी पड़ने वाली है मार्केट्स को, और अभी जो लेटेस्ट बैन लगाया इन्होंने रशिया के निकेल और एल्युमिनियम पे, वो और दिक्कत करेगा। तो आने वाले समय में आप देखेंगे ये एक ग्लोबल इन्फ्लेशनरी होगा, और वो ये कमोडिटी की महंगाई कंपनी के मार्जिन खा लेती है, तो काफ़ी भारी पड़ जाती है। वो असली चिंता इस समय मार्केट में होनी चाहिए।